बुक मैम बिल्कुल विजिबल है। बुक आज पहली बार है कि नेटवर्क हमारा बिल्कुल साथ दे रहा है और पहली बार में ही विजिबल हो चुकी हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर इस और नेटवर्क। शायद अगर आपके जैसा अभी तक कोई हमें समझाने वाला नहीं मिला बुक रीडिंग को। थैंक यू सो और मच। यही रीजन है कि ये लोग टाइम से नहीं आते हैं, पर 6:30 बजे सब अवेलेबल अवेलेबल होते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर। तो चलते हैं हम लोग बुक रीडिंग की तरफ। और आज हमारा जो लेसन है, हम सभी सही या गलत तरीके से प्रेरित होते हैं। जी हाँ, प्रेरणा कहीं ना कहीं से जरूर मिलती है। कहते हैं ना, जैसे हमारी संगत होती है वैसे हमारी रंगत भी होती है। तो जैसा हमारा माहौल होता है उस हिसाब से हम प्रेरित भी होते हैं। मैं जब टोरंटो में था तो मैंने दो भाइयों की कहानी सुनी। उनमें से एक नशीली दवाओं का आदी था और अपने परिवार के लोगों को अक्सर पीटा करता था, जबकि दूसरा काफी सफल व्यापारी था, वह समाज में सम्मानित था और उसका एक अच्छा परिवार था। एक एक ही माँ बाप द्वारा पाले गए, एक ही माहौल में पले बड़े दो भाई एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो गए। पहले भाई से पूछा गया कि आप ये सब क्यों करते हो? आप नशीली दवाओं के आदी हैं, शराबी हैं, अपने परिवार के लोगों को पीटते हैं, आपको ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? उसने जवाब दिया, मेरे पिता नशीली दवाओं के आदी थे, शराबी थे और अपने परिवार के लोगों को पीटा करते थे। फिर आप मुझसे क्या बनने की उम्मीद करते? उन्हीं वजह से मैं ऐसा बन गया। ये होता है एटीट्यूड। दूसरे भाई से पूछा गया, आप काम क्यों करते हैं? आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? जरा सोचिए। उसने क्या कहा, मैं जब छोटा था तो अपने पिताजी को शराब के नशे में धुत और सारे गलत काम करते हुए देखा करता था। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना है। दोनों भाई एक ही स्रोत से प्रेरणा हासिल कर रहे थे, लेकिन एक उसका इस्तेमाल सही ढंग से और दूसरा गलत ढंग से कर रहा था। गलत ढंग की प्रेरणा इंसान को आसान रास्ता अपनाने की इच्छा पैदा करती है, लेकिन अंत में वह रास्ता ज्यादा मुश्किल साबित होता है। तो कई बार ये होता है, हम कहते हैं कि संगत का असर होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप देखिए कुछ लोगों को संगत का असर बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे आप देखते हैं चंदन का पेड़, उस पे जब भी आप देखेंगे तो उस पे हजारों सांप इतने जहरीले खतरनाक लिपटे होते हैं, लेकिन उस पे चंदन का कोई असर नहीं होता है। तो ये कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि उनपे उनकी संगत बहुत खराब होती है, लेकिन फिर भी वो उस संगत से निकल करके अपने आप को अलग सेफ रखते हैं। तो ये हमारा एटीट्यूड होता है। अब एक भाई ने सोचा कि मेरे पिता जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं और उनके जैसा मुझे बनना है, लेकिन दूसरे ने वहीं से सबक लिया कि नहीं, कुछ भी मुझे बनना है लेकिन अपने पिता के जैसा नहीं बनना है। काम के दौरान प्रेरित से प्रेरणाहीन बनने के चार पड़ाव। काम के दौरान प्रेरित से प्रेरणाहीन बनने के चार पड़ाव। कोई काम शुरू करने के बाद लोग अक्सर काम करने की शक्ति और प्रेरणा के कई पड़ाव से गुजरते हैं। प्रेरित लेकिन बेअसर। अपनी नौकरी के दौरान कोई कर्मचारी सबसे अधिक प्रेरित कब होता है? जब वह किसी संगठन या संस्था में शामिल होता है। क्यों? इसलिए कि वह साबित करना चाहता है कि उसे नौकरी पर रख करके नौकरी देने वालों ने सही फैसला लिया है। वह प्रेरित होता है, लेकिन माहौल में नया होने की वजह से वो नहीं जानता कि उसे क्या करना है, इसलिए बेअसर होता है। मतलब वो प्रेरित तो हो जाता है, वो जब उस जॉब पे लग जाता है तो उसको लगता है कि वह तो मैं अपने ढंग से, मतलब अपने काम से इतना अच्छा काम करूंगा कि मैं अपने बॉस को खुश रखूंगा। लेकिन उसको अब ये सब उसको पता तो होता है, माहौल में चला तो जाता है, लेकिन उसकी कोई वजह नहीं होती है, इसलिए वो बेअसर हो जाता है। ये एक ऐसा पड़ाव होता है जब कर्मचारी पूरे खुले दिमाग के चीजों को सीखना चाहता है। उस दौरान से संस्था की संस्कृति में ढालना काफी आसान होता है। इस पड़ाव पर उसे ट्रेनिंग और सही दिशा देना जरूरी होता है। यानी कहते हैं ना, कल भी हम गए थे, जब कल रात सर ने काउंसलिंग मीटिंग की थी, उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि जब कोई नया व्यक्ति जब इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वो प्रोफेशनल नहीं होता, वो अनप्रोफेशनल होता है, उसको इसकी नॉलेज ही नहीं होती है। जब वो धीरे धीरे हमारे इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर आता है, मीटिंग ट्रेनिंग माहौल के अंदर आता है, तो धीरे धीरे वो अपने आप को प्रोफेशनल तरीके से तैयार करता है। वो ड्रेसअप में आता है, वो अपने टूल्स तैयार करता है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स धीरे धीरे सीखना शुरू करता है, कैसे लोगों से बात करनी है, किस तरह से लोगों को पहचान करके बात करनी है ना। कि जैसे मान के चलिए अब कोई इंसान बीमार है, अब उसको हम बता रहे हैं तुम लाखों कमाओगे करोड़ों कमाओगे, तो उसके लिए वो बेअसर है, वो बातें बेबुनियाद है। तो उसको समझना कि उसकी नीड क्या है, और उसकी नीड को समझ करके फिर उसके साथ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसकी नीड को फुलफिल करते हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि सामने वाले की नीड को समझ करके जब उसको फुलफिल करते हैं, तब उसको हमारे ऊपर विश्वास पैदा होता है। उसको सही मायने में समझ में आता है कि यही मेरा सच्चा मित्र है, यही मेरा सच्चा दोस्त है जो मेरी नीड को पूरा करने के लिए आया हुआ है। तो ये तब होता है जब हम बार बार मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हैं, बार बार हम सुनते हैं। कहते हैं जो जैसा सुनता है वैसा बोल सकता है। और बोलने के लिए कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर हमें कोई लैंग्वेज सीखनी है, अगर मान के चले हमें इंग्लिश सीखनी है, तो हमें जरूरी नहीं कि हम उसकी पढ़ाई लिखाई करनी है, हमें उस तरह के माहौल में चले जाना है। अब जैसे जो लोग इंग्लिश बोलते हैं
वो अगर मान के चलिए हम लंदन में चले गए और 1 साल 2 साल हम वहां पे रहे, तो धीरे धीरे जैसा हम सुनेंगे वैसा वैसा हम बोलना भी शुरू कर देंगे। तो हमें यहाँ पे समझने के लिए, सीखने के लिए माहौल की जरूरत पड़ती है, और कहते हैं ना माहौल का बहुत बड़ा असर होता है। तो ये बहुत जरूरी है, जब हम उस तरह की ट्रेनिंग्स, उस तरह की मीटिंग्स लेते हैं तो धीरे धीरे हम उसमें ढलना शुरू हो जाते हैं। गैर पेशेवर संगठनों के पास दिशा देने वाला कोई कार्यक्रम या तो होता ही नहीं है या बेहद घटिया दर्जे का होता है। जी हाँ, आप देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारी कंपनियां वेस्टिज से पहले भी खुली, वेस्टिज के बाद भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन सिर्फ वेस्टिज एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनी। उसका मेजर कारण क्या है कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति अनप्रोफेशनल आते हैं, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को लेकर के वो अपने आप को सही तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से तैयार कर पाते हैं। तो ये कारण है कि यहाँ पे, लेकिन जो बाहर जो और अदर कंपनियां थी उन्होंने इतना एजुकेशन पे जोर नहीं दिया। उनका जोर क्या था कि बस जल्दी से आओ जल्दी से कमाओ, यानी वो मतलब बेस तैयार नहीं कर पाती हैं। और यही कारण है कि वो कंपनियां कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल में चल करके बंद हो जाती हैं। काम के पहले दिन सुपरवाइजर नए कर्मचारी को उसके काम करने की जगह दिखाता है, उसे क्या करना होता है ये बता करके फुर्सत पा लेता है। इस तरह कर्मचारी को अच्छी बात बताने के साथ ही अपनी सारी बुराइयां भी सिखा जाता है। क्या नया कर्मचारी सुपरवाइजर की सारी गलतियों को फौरन सीख लेता है, क्योंकि उसे सही सिखाया जाता है, उसे वही सिखाया जाता है। इस तरह वह संगठन नए कर्मचारी को संस्था की संस्कृति में ढालने का मौका गवा देता है। यानी जो सुपरवाइजर है वहां का, कई बार वो अपना वो ये तो बता रहा है उसको कि देखो तुम्हें यहाँ बैठना है, ये काम करना है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने रवैये को भी दिखा जाता है। ये भी बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, जब आप किसी से मिलते हैं और मिलने के बाद ही आपका किस तरह का रवैया है वो हमारे बोलचाल से, हमारे आचरण से पता चल जाता है। और इसलिए बार बार कहा जाता है कि करैक्टर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यानी अपने अंदर ऐसे गुणों को लेकर के आना है कि सामने वाला जब पहली बार आपसे मिले तो उसको लगे कि वाकई में आपसे मिलकर के उसका जो एक सही मायने में जो एक दोस्त उसको चाहिए, या सही मायने में एक मेंटर उसको चाहिए, वो उसको मिल चुका है, और वो आपके साथ सही तरीके से विश्वास बना करके जुड़ पाए। दूसरी ओर पेशेवर संगठन नए लोगों को भर्ती करने में काफी सावधानी बरतते हैं। वे उसे और बातों के साथ ये बातें भी बताते हैं। पदों का क्रम, एक दूसरे से अपेक्षाएं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, मानक और दिशा निर्देश, क्या स्वीकार किया जा सकता है और क्या स्वीकार नहीं किया जा सकता है, संसाधन। जब तक किसी को साफ तौर पर यह न बताया जाए कि उससे क्या उम्मीदें हैं, तो उससे काम करने की शक्ति दिखाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। यदि कर्मचारी को भर्ती करते समय सावधानी बरती जाए और उसे सही दिशा का ज्ञान कराया जाए तो कई समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी। अब अक्सर क्या होता है कि अब हम लोग जिस तरह से डायरेक्ट सेलिंग करते हैं कि हम लोग को ये सिखाया जाता है कि भाई आप ऐसा कीजिए कि मतलब सबको पहले भर्ती कर लीजिए ना, किसान की तरीके से। यहाँ पे किसान की तरह काम करना है। किसान जैसे अपने खेतों को तैयार करता है, बीज को वो डालता है, तो उसको नहीं पता कौन सा बीज उगेगा, कौन सा सड़ेगा, कौन सा गलेगा, लेकिन वो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ में करता है। अब उसी में से कुछ जो बीज होते हैं, जब वो सही माहौल पाते हैं, माहौल तो सभी को मिलता है, ऐसा नहीं है, सभी को मीटिंग, सभी को ट्रेनिंग, सबको एजुकेशन अप्लायंस के माध्यम से मिलती है, कंपनी के माध्यम से मिलती है, सबको एजुकेट किया जाता है। लेकिन कुछ ही चंद बीज ऐसे होते हैं, यानी कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सही सलाह को मान करके सही दिशा में काम करते हैं। बाकी के लोगों को क्या होता है, कंफर्ट जोन होता है, वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते हैं, अपने आलस्य को नहीं छोड़ते हैं, है ना, वो अपना दिमाग लगाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तो सब जानता हूँ। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे वो कहेंगे मुझे जाने की जरूरत नहीं है मीटिंग के अंदर, मैं तो सब जानता हूँ, करना क्या है, 6 को तो लगाना है। वो इस तरह से कहते हैं 6 को तो लगाना है, ये तो मेरे लिए चुटकी का काम है, ये तो मैं आसानी से कर दूंगा। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो होते हैं वो इस सिस्टम से आउट हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और हमारे मिस्टर गौतम वाली सर भी कहते हैं कि ये जो बिजनेस है वो सही चुनाव का बिजनेस है। ये सही चुनाव का बिजनेस, चुनिए आप ऐसे लोगों को जो ड्रीमर हैं, जो चाहते हैं अपने जीवन में कुछ करना। अब एक स्टोरी वो बार बार सर भी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि 3 देशों का कंपटीशन हुआ कि कौन से देश की पुलिस जो है वो बहुत मतलब माइंडेड है, मतलब बहुत डेडिकेटेड है, बहुत जुनूनी है। तो 3 देशों में कौन से देश थे, एक तो लंदन, एक अमेरिका और एक हमारा अपना देश। और यहाँ पे देखिए अपने देश की बुराई नहीं है, पर ये एक सच्चाई भी है। तो हुआ क्या कि एक कंपटीशन दिया गया कि देखो एक शेर को छोड़ा जाएगा, जंगल का शेर है वो, और उसको जो है कि मतलब जेल से छोड़ा जाएगा। और आप लोगों को क्या करना है कि अपने तरीके से अपना दिमाग लगा करके उस शेर को पकड़ के लेकर के आना। और जो सबसे पहले पकड़ के लेकर के आएगा, सही मायने में समझा जाएगा कि उस देश की पुलिस बहुत ही सुपर्ब है, बहुत ही पावरफुल है,
बहुत ही माइंडेड है। तो जंगल वो शेर को छोड़ दिया गया। अब तीनों देश की पुलिस लगी, अमेरिका की भी लगी, लंदन की भी लगी, और हमारी भारतीय पुलिस भी चल पड़ी। अब लंदन की पुलिस ने क्या किया कि सैटेलाइट वगैरह अपना कैप्चर किया और देखा कि शेर कहाँ पे, और अमेरिका की पुलिस गई उसको पकड़ के ले आई। अब दोनों पुलिस तो आ गई, लेकिन हमारी जो पुलिस थी, हमारी भारतीय पुलिस थी, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, लोग इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई इंडिया वाले कहाँ चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जंगल में चले गए और पता चला कि शेर को पकड़ने के चक्कर में वो खुद ही शेर का शिकार हो गए? तो ये हुआ कि भाई जाओ देख करके आओ, ढूंढ करके आओ वो लोग कहाँ गए। तो गए तो देखा कि वहां पे एक बहुत बड़ा मतलब पुल सा था, और पुल के नीचे हमारी जो भारतीय पुलिस थी वो एक गधे को पकड़ करके और उसको पीट रही थी बुरी तरीके से, और बोल रही थी बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। तो अक्सर हम लोग के साथ में यही होता है। सही चुनाव बहुत जरूरी है, सही लोगों का सही चुनाव बहुत जरूरी है। ये बिजनेस क्या है, देखिए 6 लोगों का बिजनेस है, लेकिन 6 लोग कौन से चाहिए? जो आपकी तरह ड्रीमर हो, जिनका आपकी तरह कुछ जीवन में करने का, कुछ बदलाव करने का, जिनका कुछ अपने कहते हैं ना पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का एक पर्पस हो उनके पास में, है ना। वो जिंदगी को काटना नहीं, जिंदगी को जीना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों का चुनाव करना है। और ये भी सच्चाई है, ऐसे लोग मिलेंगे ऐसे ही माहौल में, ऐसे लोगों की संगत में मिलेंगे। लेकिन हमें तब तक रुकना। अब बहुत से लोग कहते हैं जी मेरे तो 100 लोगों की टीम है, मेरे तो 500 लोगों की टीम है, मेरे तो 1000 लोगों की टीम है, मेरी तो टीम काम ही नहीं करती, क्योंकि सही अभी चुनाव नहीं हुआ है, सही लोग आपकी टीम में नहीं आए हैं। वो लोग जो आपको चाहिए आपके जैसे, लेकिन उनके जैसा पहले आपको बन करके दिखाना भी तो पड़ेगा, ये भी बहुत जरूरी है। लोग यहाँ पे क्या है, लोग चाहते हैं भाई मेरी टीम काम करे, मेरी टीम प्लान दिखाए, मेरी टीम मीटिंग ट्रेनिंग में, पर मैं कुछ ना करूं। तो जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तब तक आपकी टीम कभी भी, कहते हैं ना, जो आप करके दिखाते हैं वो आपकी टीम करती है, लेकिन जो आप कहते हैं वो कभी आपकी टीम नहीं करती। तो ये बहुत जरूरी है। तो भर्ती करने में और उसको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। प्रेरित और असरदार, इस पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते कर्मचारी ये सीख चुका होता है कि उसे क्या करना है। वह कामों को जोश और खरोश के साथ करता है। वह अपने पैसे को समझ चुका होता है। वह ये और यह बात उसकी काम करने की शक्ति में दिखाई देती है। उसके बाद वह अगले पड़ाव की ओर बढ़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्रीमर होते हैं, जैसे उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उनको एजुकेशन मिलना शुरू हो जाती है, उनके जो टारगेट होते हैं वो अपना सेट कर लेते हैं, और टारगेट सेट करके उसके ऊपर फोकस करके, और वो ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ वो काम करना शुरू करते हैं। यानी वो काम को सीख लेते हैं। वो पहले से ही वो जुनूनी होते हैं, उस काम को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, और वो सही दिशा में सही काम करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणाहीन पर असरदार, प्रेरणाहीन पर असरदार, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रेरणा की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो बहुत असरदार, बहुत इफेक्टिव होते हैं। कुछ समय के बाद कर्मचारी की प्रेरणा में कमी आने लगती है। वह अपने पैसे की तिकड़ में सीखने लगता है। इस पड़ाव पर पहुंच करके कर्मचारी प्रेरणाहीन हो चुका होता है। वह इतना काम तो करता रहता है जिससे कि मालिकों से नौकरी से मिलने का मौका ना मिले, लेकिन वह प्रेरित होकर के काम नहीं करता है। कई बार क्या होता है कि जब लोग उस किसी भी संस्था में आते हैं तो उस समय उनके अंदर एक जोश होता है, जुनून होता है। जैसे हमारे वेस्टीज के अंदर भी जब लोग मीटिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, और वहां पे जब लोगों को सुनते हैं, सक्सेस को सुनते हैं, तो उनके अंदर एक गुब्बारा सा फूल जाता है। और वहीं से सर बताते हैं ना एक वाक्य, ये कहते हैं कि वहीं से वो कहते हैं कि अब तो वंदे मातरम मर मिटेंगे, अब तो करेंगे, अब तो सब कुछ वो करने को तैयार होते हैं। लेकिन जैसे ही वो माहौल से निकलते हैं, और जैसे ही अब उनको ये समझ में आता है कि अब तो ज्वाइनिंग हो चुकी है, अब तो ठीक है चलता रहेगा, जैसे मर्जी वैसे करेंगे, है ना, इस तरह के भाव जब आते हैं उनके अंदर कि तो बहुत आसान है, तो हम कर लेंगे अब तो इस तरीके से बहुत सारे लोग भी जब किसी काम की शुरुआत करते हैं तो बहुत जोश और बहुत जुनून होता है, लेकिन धीरे धीरे वो जोश और जुनून ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। यह कर्मचारी के विकास के लिहाज से नुकसानदेह होता है। किसी भी संस्था में अधिकतर लोग तीसरे पड़ाव पर होते हैं। एक प्रेरित पेशेवर कर्मचारी अपने पेशे की बारीकों को अच्छी तरह सीखता है और तिकड़ों को, धोखेबाजों को और धूर्तों के लिए छोड़ देता है। लेकिन एक प्रेरणाहीन कर्मचारी कंपनी को नुकसान पहुंचाने लगता है। उसकी खुद की काम करने की शक्ति काम चलाऊ होती है और दिशाहीनता, कोई निश्चय लक्ष्य ना होना, आत्मसम्मान की कमी, प्राथमिकता तय न करना, नकारात्मक आत्मवर्ता, दफ्तर की राजनीति, अनुचित व्यवहार, पाखंड, घटिया मानदंड, तेजी से किए जाने वाले बदलाव, अधिकार दिए जाने वाली सौंपी गई जिम्मेदारी, ये सारे कहीं ना कहीं जो है कि वो ये सारे लक्षणों से होकर के गुजरने लगता है। अब जैसे बहुत सारे लोगों को आप हमारे बिजनेस के अंदर ही देखते हैं कि बहुत सारे लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अब वो उनको ये तो पता है कि वो किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी असफलता का दोष
या तो अपने अपलाइन को दे देते हैं, या इस सिस्टम को देते हैं, या अपनी टीम को देते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी असफलता को खुद स्वीकार नहीं करते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं, अरे मैंने भी वेस्टीज किया था 4 साल पहले, मैंने भी 5 साल पहले वेस्टीज किया था, अरे मैंने तो करके छोड़ दिया, कुछ नहीं होता है, बेकार का काम है, लोग बेवकूफ बनाते। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो खुद तो डिमोटिवेट होते हैं, वो खुद तो अपना नुकसान करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को अपने आसपास के नुकसान पहुंचाते हैं। हो सकता है कि किसी के अंदर ही प्रतिभा है, हो सकता है कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनकी बातों को सुन करके, अक्सर हमारी आदत क्या है कि सफलता की कहानी हम फेलियर लोगों से सुनते हैं, सफलता की कहानी हम फेलियर लोगों से सुनते हैं, और यही कारण है कि हम सफल हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से, उन लोगों को सही तरीके से हम समझ नहीं पाते हैं, उन लोगों को सही तरीके से हम, और कारण क्या होता है कि हम अपनी अपनी सफलता को, अपनी सक्सेस को बहुत पीछे कर जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि सफल होने के लिए सफलता के माहौल में होना बहुत जरूरी है, सफल लोगों के बीच में होना बहुत जरूरी है। कोई आवश्यक नहीं कि एक संतुष्ट व्यक्ति प्रेरित भी हो, कुछ लोग थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे मामलों में संतुष्टि निष्क्रियता भरी आत्म संतुष्टि को जन्म देती है, जबकि प्रेरणा का जन्म उत्तेजना से होता है, और उत्तेजना तभी पैदा होती है जब किसी काम के प्रति पूरा समर्पण होता है। ये बहुत जरूरी है। जब तक आपने टारगेट बना लिया, आपने एजुकेशन भी ले लिया, है ना, आप सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन उस काम के प्रति आप समर्पित नहीं है 100%। कहते हैं ना कि भरे हुए दूध को फाड़ने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बस एक बूंद खट्टे की जरूरत है। यानी एक एक नेगेटिविटी जो है आपके पूरे जोश और जुनून को पूरे को खत्म कर सकती है। इसलिए कहा जाता है कि नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव माहौल से अपने आप को कोसों दूर रखिए। मतलब 1% दूरी नहीं बनानी है, 2 गज की दूरी नहीं बनानी, कोसों दूर रखिए ऐसे माहौल से। जिस माहौल से आपके सपने चुराए जाते हैं उनसे इतना दूर रहिए, चाहे वो आपके घर का माहौल हो, है ना। इसलिए हमारे सीनियर सिखाते हैं कि आप निकल जाइए अपने, कहते हैं ना कि एक ट्रेनर है और सर भी बताते हैं, वो बताते हैं कि सबसे पहले अपने जॉब का माहौल, सबसे पहले घर का माहौल, आपके घर का माहौल नेगेटिव हो तो जितना जल्दी हो सकता है उसको छोड़ दीजिए, है ना। दूसरा दूसरा माहौल जहाँ पे आप नौकरी करते हैं, अगर वो आपका माहौल आपके आपके विचारों से के अनुरूप है तो जितनी जल्दी हो सके काम तो करना है, तो जो समय आपको अपने काम में देते हैं ईमानदारी के साथ दीजिए, उसके बाद उसको छोड़े। और जो तीसरा है कि जहाँ पे आपके अपने पार्टनर्स है वहां पे जाइए और टेंट लगा करके और वहीं पे अपना टाइम बिता दीजिए। यानी आप उन लोगों के साथ में रहिए जो सफल लोग हैं और जो आपको सफलता के लिए आपको ये सिखाएंगे कि क्या क्या करना होता है। तो 100% उनको समर्पित कीजिए। प्रेरित करने के नए तरीके तब तक कारगर नहीं हो सकते हैं जब तक प्रेरणाहीन बनाने वाली वजहों को दूर ना कर दिया जाए। प्रेरणाहीन यानी सबसे पहले माहौल को ही छोड़ दीजिए। कई बार प्रेरणाहीन बनाने वाले कारणों को दूर कर देने भर से लोग प्रेरित हो जाते हैं। बिल्कुल। प्रेरक प्रेरक हम जिस मकसद को हासिल करना चाहते हैं वह है आत्म प्रेरणा, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें लोग कोई काम किसी दूसरे की पैदा की हुई वजह से नहीं बल्कि अपनी खुद की वजह से करें। ऐसी प्रेरणा ही टिकाऊ होती है। याद रखिए सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति हमारा विश्वास है। हमें खुद में यह विश्वास पैदा करना होगा अपने काम और व्यवहार के लिए मैं खुद जिम्मेदार है। लोग जब जिम्मेदारी कबूल करने लगते हैं तब गुणवत्ता, उत्पादकता, रिश्तों, टीम भावना के साथ काम, यानी हर चीज में सुधार आ जाता है। और ये हमने पढ़ा है कि सफल होने के लिए 10 चीजों का अपनाना बहुत जरूरी है। उसमें से सबसे जो बड़ी चीज है वो है जिम्मेदारी। और कहते हैं ना जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं सही मायने में वो अपने आप को सफलता की तरफ लेकर के जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि 2 दोस्त थे और दोनों दोस्त बहुत पक्के, मतलब अटूट उनके अंदर मतलब सब कुछ था। तो एक बार क्या हुआ कि एक दोस्त के पेट में दर्द हुआ, और जब उसके पेट में दर्द हुआ दूसरे दोस्त ने कहा कि अरे यार क्या हुआ? तो बोले यार मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। तो बोला चल ठीक है मैं तेरा इलाज करता हूँ। वो बोला तू मेरा इलाज करता है? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है, मैं तेरा इलाज करता हूँ। बोले कैसे इलाज करेगा? बोले चल लेट। अब वो मना कर रहा है, कह रहा नहीं भाई मैं तेरे से इलाज नहीं कराऊंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं डॉक्टर से मिलूंगा और मैं उससे इलाज करूंगा। अरे तू कमाल करता है यार, तू मेरा दोस्त है, तुझे मेरी दोस्ती पे भी यकीन नहीं है। ऐसे लोग मिलते हैं ना, जब इस बिजनेस में आप आएंगे तो ऐसे लोग मिलते हैं। तुझे मेरी दोस्ती पे यकीन नहीं है, कमाल करता है, तू मेरा लंगोटिया यार है, मैं तेरा बुरा चाहता हूँ क्या? अरे यार तू लेट तो सही, मैं तेरा इलाज करता हूँ। अब वो किसी तरह से वो लेट गया। अब उसने क्या किया, वो किचन में गया और एक बड़ा सा चाकू लेकर के आया और बोले तू लेट, मैं अभी तेरा देख, मैं तेरा अभी ऑपरेशन करता हूँ और अभी तेरा जो दुख है ना, जो तकलीफ है तेरी 1 सेकंड में दूर कर देता हूँ। अब वो उसका जो दोस्त था वो समझ गया कि आज मेरा अंत आने वाला है, अगर मैं यहाँ पे टिक गया तो आज मेरा अंत आएगा।
और वो किसी तरीके से उसको छुड़ा छुड़ो के वहां से भाग लेता है ना। लेकिन अक्सर लोग क्या होते हैं, वो भागते नहीं है। अक्सर क्या लोग क्या होते हैं, वो इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं। ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरा बुरा नहीं चाहता है, ये तो मेरा मामा है, मेरा बुरा नहीं चाहता है। और उस वजह से क्या होता है कि जो सफलता उनको मिल सकती थी, जिस सफलता के लिए वो बने हुए थे, उस सफलता से वो कोसों दूर हो जाते, क्योंकि ये ऐसे ही लोगों के उसमें आ जाते हैं कि तो मेरा मामा है, ये तो मेरा फूफा है, ये तो मेरे पापा है, मम्मी, अरे तो मेरे पति जी हैं, ये तो मेरी पत्नी जी हैं, तो गलत कह ही नहीं सकती हैं, ये तो मेरी शुभ चिंतक है ना। सर बताते शुभ चिंतक, तो मेरे शुभ चिंतक है। और अक्सर क्या होता है कि इस बिजनेस में कहते हैं ना कि लोग सफल हो सकते हैं लेकिन वो क्विट करके चले जाते हैं। तो कारण क्या होता है कि हम ऐसे लोगों के बीच में घिर जाते हैं। और इसलिए बार बार कहा जाता है कि सफल होने का एक ही तरीका है कि आप चुनिए उन लोगों को जो सफल हैं और उनके साथ अपनी संगत बनाइए और आप भी सफल हो जाएंगे। तो दूसरों को प्रेरित करने के कुछ तरीके ये हैं, मान्यता दें। सबसे पहले क्या है, मान्यता दें, उनको हक दें, इस चीज का इज्जत दें, बहुत जरूरी है। मान्यता दें, इज्जत दें, काम को दिलचस्प बनाएं, बहुत जरूरी है। अच्छे श्रोता बने, कहते हैं ना जो जितना अच्छा सुन सकता है उतना अच्छा बोल भी सकता है। अच्छे श्रोता बने, लक्ष्य तय करने के लिए प्रोत्साहित करें, विकास के अवसर मुहैया करवाएं, ट्रेनिंग दें, चुनौती पेश करें, मदद करें, पर दूसरों के लिए उन कामों को ना करें जिन्हें वे अपने लिए खुद नहीं करना चाहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब हम किसी को भी जब इस बिजनेस में लेकर के आते हैं तो ये सारी चीजें उनको देना सिखाना बहुत जरूरी है। अगर इस धीरे धीरे जब उनको ये सारी चीजें हम बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे, धीरे धीरे उनके अंदर एक विश्वास पैदा होता है। और जब विश्वास पैदा होता है, हम बार बार क्यों किसी को मीटिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन में लेकर के जाते हैं, उसका मेजर कारण क्या है कि उनको एक विश्वास अपने ऊपर हो जाए, उनको अपने ऊपर खुद पे विश्वास हो जाए कि नहीं ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम मेरे लिए ही बना है। दरअसल बताते कि जब पहली बार जब उनका 2.5 लाख का चोरी हो गया था, चोर उनका चुरा करके सारा इंस्ट्रूमेंट लेकर के चला गया था, और जब वो नौकरी पेट्रोल पंप पे कर रहे थे तो जिनको वो पैसा देने के लिए जाते थे उन्होंने बताया कि एक नए तरह का बिजनेस आया हुआ है। और जैसे उन्होंने बिजनेस को सुना तो उन्होंने एक कसम खाई थी कि जिंदगी में सब काम करूंगा लेकिन बिजनेस तो भूल के भी नहीं करूंगा, क्योंकि उनके परिवार वालों ने मना किया था, सबने मना किया था। लेकिन उन्होंने अपने पिताजी का फंड वंड निकलवा करके और सब मतलब करके उन्होंने बिजनेस किया, और उनका वो बिजनेस में लॉस हो गया। तो उन्हें घर वालों ने कहा था कि कहा था ना हमने कि बिजनेस नहीं करना है, नौकरी ही करना है, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। तो कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं ना कि कोई बात एक सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो फिर वो जल्दी निकलती नहीं है। तो जैसे उन्होंने बिजनेस का नाम सुना तो उन्होंने कहा भाई देखो सब कुछ करवा लो मेरे से, पर बिजनेस का नाम नहीं लेना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई नहीं, एक इंडिया में एक नए तरह का बिजनेस आया है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब उन्होंने सुना कि बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उन्होंने कहा ऐसा कौन सा बिजनेस है, तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ आप। और वो उनको एक पहली बार सेमिनार में लेकर गए और वहां पे रास्ता ने देखा कि वहां पे हर तरह के लोग, जो जॉब करने वाले, अपना खुद का काम करने वाले, प्रोफेशनल लोग भी उस बिजनेस के अंदर वो पार्ट टाइम में या फुल टाइम में काम करके वहां पे अपने सपनों को पूरा कर रहे थे, लाखों रुपए कमा रहे थे। तो वहां पे सर ने डिसीजन लिया कि ये बिजनेस मेरे लिए बना है, यानी बिजनेस मेरे लिए चल करके आया है और मुझे इस बिजनेस की जरूरत है। और वहां से सर ने जो अपना डिसीजन लिया और उन्होंने काम करना शुरू किया, और उस समय जो उन्होंने सपने बनाए थे, देखिए हर काम में समय लगता है। कल सर ने बताया कि इस इंडस्ट्री में अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो कम से कम 5 साल, 7 साल, 10 साल का समय लगेगा, फाउंडेशन बनाने में समय लगेगा। 2006 से सर ने उस बिजनेस की शुरुआत की थी और 2022 आते आते जो सपने 2006 में बनाए थे, देखिए 2022 आते आते वो सारे सपने यहाँ पे पूरे हुए हैं। तो आप भी इसके अंदर कहते हैं ना, इसके अंदर घबराने की जरूरत नहीं है। जो ये बिजनेस आपसे सेक्रीफाइस मांगता है, जो समर्पण मांगता है, जो इस बिजनेस के लिए करना है, वो आप ईमानदारी के साथ करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। सेम उसी तरीके से जो मैंने कल कहानी सुनाई थी, जो काम करना है लगातार कंटिन्यू करना है, चोर की तरह से ही करना है। वो जो चोर ईमानदारी के साथ भगवान को आकर के अच्छी बुरी खरी खोटी सब सुनाता था, लेकिन ईमानदारी के साथ, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो जाए, नियमित समय पे आकर के वो भगवान को प्रसाद चढ़ाता था अपना, क्योंकि उसके पास जो था वही देता था, तो भगवान प्रकट हो गए। तो इसी तरीके से बिजनेस में अगर आप लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, ईमानदारी के साथ वो सारे काम करेंगे जो सफल होने के लिए आपको करने चाहिए, तो एक दिन भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और कहते हैं ना जब वो प्रसन्न होते तो बोलते तथास्तु, यानी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो जो आज आप संघर्ष कर रहे हैं, जो आप चैलेंज ले रहे हैं, जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, ये बस थोड़े दिन के लिए है।
है ना। 40 साल की जिंदगी एक तरफ और यहाँ पे 10 साल 7 साल की जिंदगी एक तरफ, फिर उसके बाद राजाओं जैसी जिंदगी आप जिएंगे। आज हमारे बीच में देखिए राज मोहम्मद सर हैं, राजेश्वर सर हैं। आज इनके पास कोई चैलेंज ना भी कोई चीज ही नहीं है, एक ही चैलेंज है कि अगर ये 2.5 लाख या 10 लाख आएगा तो उसको खर्च कैसे करना है, बस ये चैलेंज है इनके पास में। और इनके पास कोई चैलेंज नहीं है। आज एक स्वर्ग जैसा जीवन ये लोग जी रहे हैं। तो अगर ये लोग जी सकते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम और आप भी सही दिशा में है, बस उसको क्या मानना बहुत जरूरी है ना। कहते हैं ना, हम जानते तो सब कुछ हम पर मानते नहीं है, तो ये बहुत जरूरी है। निष्कर्ष, लोग कोई काम हमारी पैदा लोग कोई काम हमारी पैदा की हुई वजह से नहीं बल्कि खुद की वजह से करते हैं। यानी हम जो वजह पैदा करते हैं उसकी वजह से काम नहीं करते हैं, जब तक लोगों का खुद का वजह ना हो, खुद का कारण ना हो। रैल्फ वाल्डो इमर्सन के साथ घटी घटना से यह बात काफी अच्छी तरह से जाहिर होती है। एक बार इमर्सन और उनका बेटा एक बछड़े को बखार में घुसाने की कोशिश कर रहे थे। बछड़े को खींच खींच कर धक्का देकर बाप बेटे बुरी तरह थक गए, पर बछड़ा बखार में नहीं घुसा। तभी एक छोटी सी लड़की उधर से गुजरी, उसने अपनी नन्ही सी उंगली बछड़े के मुंह में डाल दी। उसके बाद तो बछड़ा उंगली को चूसते हुए उस लकड़ी के पीछे पीछे बखार में बड़े आराम से चला गया। यानी कारण बहुत जरूरी है, किसी भी काम को करने का एक कारण होता है। आज दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए उनके पास कोई ना कोई वजह थी, कोई ना कोई कारण था। और कहते हैं ना, वो कारण ऐसा हो कि जिसके पूरा ना होने से आपको अंदर से डर मतलब हो जाए कि अगर ये काम ऐसा नहीं हुआ तो मेरा पूरा जीवन ही बेकार हो जाएगा। मतलब आपको इतना है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग लाइट के अंदर होते हैं। जब लाइट के अंदर होते हैं तो आप सब लोगों को पता है कि जब लाइट होती है तो घर में उजाला होता है, सारी चीजें सही तरीके से दिखती हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया शानदार तरीके से काम होता है। लेकिन अगर किसी तरह से लाइट ना हो, 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे लाइट ना हो, तो सोचिए जीवन कैसा अस्त व्यस्त हो जाएगा। चीजें सामने होंगी पर नजर नहीं होंगी। तो उसी तरीके से जब आपके पास एक कारण, एक बड़ा गोल होता है, तो आपके पास जो चैलेंज होते हैं वो आपको नजर में नहीं आते। आपको एक ही चीज दिखाई देती है कि बस ये टारगेट, इस टारगेट को मुझे अचीव करना है। और कहते हैं ना, जो लोग टारगेट बना करके टारगेट अचीव करते हैं सही मायने में वो लीडर होते हैं। लेकिन अक्सर हमारे साथ गलतियां क्या होती है, हम टारगेट बनाते तो हैं पर उसको अचीव नहीं करते हैं। अक्सर ये होता है। फिर होता क्या है, मैंने तो कोशिश की थी पर हो नहीं सका। देखिए 100% अगर टारगेट बना के चलेंगे तो 100% नहीं होगा, ये सबके साथ में होता है। लेकिन हाँ, उसके आसपास जरूर होगा। अगर आप ये कहते हैं कि मेरा ब्रॉन्ज का लेवल है और मैंने 3000 पीवी का टारगेट लिया है, तो 3000 पीवी का टारगेट नहीं होगा, ये सबको पता है। लेकिन उसके आसपास 2600 2700 2800 पीवी तो होगा ही होगा। लेकिन जब टारगेट ही होगा मेरा 2001 पीवी हो जाए, तो फिर आपका 2001 पीवी नहीं होता है, फिर आपका वो पीवी होता ही नहीं है। फिर वो या तो 1700 पे रुक जाएगा या 1800 पे रुक जाएगा, पर वो वहां पे। इसलिए कहते हैं टारगेट जितना बड़ा होगा, टारगेट जितना बड़ा बना सकते हैं उतना बड़ा बनाइए, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते ग्रेविटी भी तो अपना काम करती है, कुछ वो भी तो खींच लेगी। तो अगर हम टारगेट ही 6000 का बनाएंगे तो 4000 5000 तो होगा ही होगा। इसलिए बड़ा टारगेट बनाइए और अपने चैलेंज को फेस कीजिए। कहते हैं ना, चैलेंज आपको निखारता है। चैलेंज ना हो जिंदगी में तो जिंदगी जीने का मजा ही क्या है, फिर तो बेकार की कहानी हो जाएंगी। जब आप स्टेज पे जाएंगे तो क्या सुनाएंगे, चैलेंज जब आपके जीवन में होगा तो यही तो सुनाएंगे कि हाँ मैंने शुरुआत की, ये सारे चैलेंज मेरी जिंदगी में आए, लेकिन ये सारे चैलेंज फेस करते हुए आज मैं यहाँ पर हूँ। तो चलिए, आज का लेसन बस इतना सा ही, और आई होप कि आज हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। और ये बुक बहुत शानदार है, इसको आप लोग बार बार पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, ताकि जो चीजें छूट रही हैं अभी वो आप लोगों को और भी सरल तरीके से समझ में आ सके। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच हमारे मैनेजर, थैंक यू सो मच हमारे ग्रेट सचिव सर, जिनके माध्यम से सेशन चलता है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस परिवार का हिस्सा है। तो थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू अखिलेश जी।